यूनिट सेकंड का जो फर्स्ट टॉपिक आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम्स, और जिसको हम कंडीशनल एक्सट्रीमम के नाम से भी जानते हैं, यहाँ हमें डिस्कस करना होगा। इसमें आपका एक फंक्शनल गिवन होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग वन और मोर देन वन कांस्टेंट कंडीशंस गिवन होगी। तब यहाँ पर जो प्रॉब्लम सोल्व हमें करनी होगी, देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन विच वन हैज टू फिक्स ज्योमेट्रिक फिगर that is extremum under the given condition. Such problem is called isoparametric problem. Isoparametric problem क्या होती है हमारी? कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें ज्योमेट्रिक फिगर हमें फाइंड करनी होती है या एक्सट्रीमम फाइंड करना होगा अंडर द गिवन कंडीशन। इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम्स हम बोलते हैं। और इस टाइप प्रॉब्लम्स इज सॉल्व बाय यूजिंग लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड आपने ऑपरेशन रिसर्च में भी स्टडी किया। लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड आपने डिफरेंशियल कैलकुलस जो स्टडी किया था आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, वहाँ भी आपने स्टडी किया था। जब हमारे पास कोई फंक्शन होता था ux y या fx y और उसके कोरस्पॉन्डिंग एक कांस्टेंट इक्वेशन या एक से ज्यादा गिवन होती थी, तब उन कांस्टेंट इक्वेशन को हम ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन गिवन होता था उसमें लैग्रांज मल्टीप्लायर की हेल्प से ऐड करते थे। जैसे fxy प्लस लैम्डा gxy प्लस लैम्डा 1 hxy, इस तरह से। और उसको हम नाम देते थे कैपिटल L xy लैम्डा लैम्डा 1, इस तरह से। ठीक उसी तरह से यहाँ भी हमें लेना होगा। तो इसमें जैसे हमने यहाँ पर ये कहा टू फाइंड द एक्सटर्नल ऑफ द फंक्शनल, हमारे पास ये एक्सटर्नल गिवन है fxy डैश सब्जेक्ट टू कंडीशन या सब्जेक्ट टू कांस्टेंट jy(x इक्वल टू x0 to x1 gxy डैश dx इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन होगी इक्वल टू किसी कांस्टेंट के होगी जो कंडीशन गिवन होगी, ठीक है। ये हमारा फंक्शनल हुआ और इसके रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट कंडीशन हुई आपकी इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 ये और इक्वेशन 2 ये। अब देखो यहाँ पर हमने एक लैग्रांज मल्टीप्लाई फंक्शन डिफाइन किया h। आप इसको h f कोमा g कोमा लैम्डा या h x y डैश लैम्डा भी आप इसको नाम दे सकते हैं, क्योंकि h में क्या क्या होगा, f x y होगा, g x y डैश होगा और लैम्डा होगा। तब आप कितने वेरिएबल रेंज में एक्स वाई वाई डैश लैम्डा ऐसे भी आप लिख सकते हैं इक्वल टू एफ प्लस लैम्डा जी या एफ एक्स वाई वाई डैश प्लस लैम्डा जी एक्स एक्स वाई डैश। यहाँ पर एक कांस्टेंट इक्वेशन गिवन थी, तब उसको हमने लैम्डा के साथ में लिया और किसमें ऐड किया, फंक्शनल में, गिवन फंक्शनल में। तो वही एक तरह से फॉर्मेट है आपको जो आपने डिफरेंशियल कैलकुलस या उसमें ओआर में स्टडी किया था। वहाँ भी एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता था आपका और उसके कोरस्पॉन्डिंग कांस्टेंट इक्वेशन होती थी, और फिर वहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम लैम्डा या लैम्डा 1 लैम्डा 2 के रेस्पेक्ट में ऐड करते थे कांस्टेंट इक्वेशन को, एक नया फंक्शन बनाते थे जिसको लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन बोलते थे। तब यहाँ पर h हमारा लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन है। याद आ रहा है आप लोगों को? h इक्वल टू एफ प्लस लैम्डा जी हमने ये लिया, और यहाँ पर वेयर लैम्डा इज लैग्रांज मल्टीप्लायर। हाँ मॉर्निंग बेटा। h इक्वल टू f प्लस लैम्डा जी वेयर लैम्डा इज कॉल्ड लैग्रांज मल्टीप्लायर। सो बाय आयलर इक्वेशन द नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल के एग्जिस्टेंस के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होगी वो अब हम h के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने जो लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन डिफाइन किया है वो h x y y डैश लैम्डा डिफाइन किया है यहाँ पर, यानी हम किस पर कंडीशन अप्लाई करेंगे, इस h पर। ये दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। हाँ, इस h पर अप्लाई होगी। जैसे अगर केवल फंक्शनल होता तो f पर अप्लाई करते थे हम, f की हेल्प से यहाँ पर आयलर इक्वेशन लिखते थे, लेकिन अब हमने नया फंक्शन h डिफाइन किया इन दोनों की हेल्प से, और हमारे पास क्या होगी आयलर इक्वेशन नेसेसरी कंडीशन डेल एच ओवर डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एच ओवर डेल वाई डैश इक्वल टू 0। इक्वेशन 3 आपकी होगी, ठीक है। कौन सी इक्वेशन हुई? इक्वेशन 3। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अब हमें क्या करना, दिस इक्वेशन 3 गिव्स द रिक्वायर्ड एक्सटर्नल ऑफ द फंक्शनल 1 विद रिस्पेक्ट टू द कंडीशन 2। ये जो इक्वेशन 3 है इससे हमें जो एक्सटर्नल फाइंड करना फंक्शनल का वो मिल जाएगा, जो वास्तव में हमें चाहिए गिवन फंक्शनल 1 का, किसके रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू अंडर द कंडीशन 2, जो इक्वेशन 2 गिवन है। अब हमें यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। देखिए, फाइंड द एक्सटर्नल ऑफ द आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम्स। अगर आइसोपैरामेट्रिक वर्ड यूज नहीं करते, प्रॉब्लम इस फॉर्म में गिवन है, तभी अंडरस्टूड रहेगा कि हमारी जो प्रॉब्लम गिवन है किस फॉर्म में गिवन है,
आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम फॉर्म में गिवन है, तब यहाँ पर प्रॉब्लम गिवन है आई वाई एक्स इक्वल एक्स नॉट टू एक्स वन वाई डैश स्क्वायर डी एक्स एफ एक्स वाई डैश क्या हुआ वाई डैश स्क्वायर एंड गिवन दैट इसके अंडर द कंडीशन या सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट या सब्जेक्ट टू द कंडीशन क्या गिवन है एक्स नॉट टू एक्स वन वाई डी एक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट सी। ठीक है, क्योंकि जो जर्नल अभी हमने बताया था उसमें हमने क्या लिखा था, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कांस्टेंट आएगा कोई, तब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में जो कांस्टेंट गिवन है वो क्या गिवन है, सी गिवन है, और नहीं गिवन है तो आप उसको मान लीजिए। ठीक है, सी। Here f equal to y dash square g equal to y, ये f हुआ यानी f x y y dash is y dash square free from x y and g x y y dash is y, it is also free from x and y dash। आप इसको f x y y dash equal to y dash square लिखेंगे, g x y y dash equal to y, यानी फंक्शनल f और सब्जेक्ट टू कंडीशन में जो आपका g गिवन है g x y y उसमें केवल y गिवन है। अब हम एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे, लैग्रांजियन मल्टीप्लायर फंक्शन h इक्वल टू एफ प्लस लैम्डा जी। ठीक है, f की वैल्यू हमने पुट की, g की वैल्यू हमने पुट की और इसको इक्वेशन 1 नाम दिया यहाँ पर। तब हमारा जो नया फंक्शन हमने लैग्रांजियन मल्टीप्लायर फंक्शन h डिफाइन किया वो क्या हुआ y डैश स्क्वायर प्लस लैम्डा इनटू y, ये इक्वेशन 1 हुई। अब इस h पर हम आयलर इक्वेशन अप्लाई करेंगे, h के लिए आयलर इक्वेशन लिखनी होगी हमें del h over del y माइनस d अपॉन dx del h over del y डैश इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए, जब आप h का यानी y डैश स्क्वायर प्लस लैम्डा y का किसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, y के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ इसकी वैल्यू लैम्डा, लैम्डा आएगी दिव्या, समझ आ रहा है, ये डेल h अपॉन डेल y की वैल्यू h का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका 0 हो जाएगा, यहाँ पर y का 1 और लैम्डा बचेगा केवल, लैम्डा माइनस d अपॉन dx। अब h का y डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो y डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y डैश और लैम्डा y का 0, यहाँ पर क्या हुआ 2y डैश और ये इक्वल टू 0। अब y डैश का हमने फिर से डिफरेंशिएशन किया, क्या हुआ y डबल डैश, y डैश क्या होता है बेसिकली dy अपॉन dx, इसका फिर से आपने डिफरेंशिएशन किया, क्या हुआ d2y और dx स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं y डबल डैश, तब लैम्डा माइनस 2y डैश इक्वल टू 0। ठीक है, अरे समझ आ रहा आप लोगों को ये? यस सर। आवाज सुनाई दे रही क्लियर? सर यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना था ना? हाँ बताइए क्या कह रहे हैं, बोलो बोलिए। सर आयलर इक्वेशन लिखने के बाद जो डिफरेंशिएशन हुआ है वो x के रिस्पेक्ट में करना था। नहीं बेटा, जो यहाँ पर हमारी आयलर इक्वेशन में जो ये हमने आयलर इक्वेशन लिखी इस फंक्शन h के लिए क्या है, डेल h अपॉन डेल y। ठीक है, यानी इस h का इक्वेशन 1 में जो गिवन है h, ये इसका हमने y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, तो y के रेस्पेक्ट में जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा y डैश कांस्टेंट हुआ y के रेस्पेक्ट में, पार्शियल इसका 0 हुआ और y का y के रेस्पेक्ट में 1 हुआ, तो बचा क्या केवल लैम्डा, उसको हमने यहाँ पुट कर दिया डेल h अपॉन डेल y की वैल्यू ये लैम्डा। ठीक है, यस सर। हाँ, अब हमने इस h का y डैश के रेस्पेक्ट में किया, ये वाली टर्म फाइंड की है ना, ये दिख रहा है आपको कर्सर है? यस सर। जब y डैश के रेस्पेक्ट में h का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का 0 हो जाएगा, क्योंकि y डैश के रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट हुआ। यस सर। हाँ, तब लैम्डा इनटू डेल y और डेल y डैश इसकी वैल्यू 0, तो और y डैश स्क्वायर का y डैश के रेस्पेक्ट में क्या हुआ 2y डैश, तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की डेल h और डेल y डैश की। अब हमने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो क्या बचा d अपॉन dx y डैश, और y डैश क्या होता है dy अपॉन dx। यस सर। हाँ, जब dy अपॉन dx का x के रेस्पेक्ट में करेंगे ओरिजिनल डिफरेंशिएशन क्या आएगा d2y ओवर dx स्क्वायर। अच्छा यस सर, y डैश को dy अपॉन dx लिखा था क्या? हाँ, और d2y ओवर dx स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं y डबल डैश। यस ठीक सर। है, यानी आपने 2y डबल डैश को इधर लिया राइट हैंड साइड में, बचा क्या 2y डबल डैश इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, यस। अरे ये स्टेप समझ आ रहा तुम्हें? यस सर। तो आवाज क्यों नहीं आ रही थी? y डबल डैश इक्वल टू लैम्डा बाई 2 से डिवाइड किया इसको, ये बना। अब हमने फाइंड किया यहाँ पर d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा बाई 2। ठीक है, d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ आपका ये
लैम्डा lambda बाई by 2. ये। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर को डी अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्म में, और इधर लैम्डा बाई 2। दोनों साइड से जब इंटीग्रेट करेंगे क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई अपॉन डी एक्स, dy by d. और राइट हैंड साइड में लैम्डा बाई 2 कांस्टेंट और 1 का एक्स और प्लस सम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c1। ठीक है। Yes sir. फिर से हमने, क्योंकि हमें तो वाई एक्स इक्वल टू चाहिए, फिर से इस इक्वेशन को हमने इस एक्सप्रेशन को फिर से इंटीग्रेट किया वाई के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा वाई। y. भाई वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा वाई। Yes sir. एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का इंटीग्रेशन एक्स। Yes sir. ठीक है। तब डी वाई अपॉन डी एक्स का इंटीग्रेशन वाई हुआ, और वाई का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। अरे समझ आ रहा है ये। Yes sir. तब डी वाई अपॉन डी एक्स जब दोनों साइड से हम इंटीग्रेट करेंगे तब डी वाई अपॉन डी एक्स किसमें बदल जाएगा वाई में, वाई आ जाएगा आपका, डी अपॉन डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि डिफरेंशिएशन जो हमने किया था वाई का हमें क्या मिल जाएगा वाई मिल जाएगा इंटीग्रेशन के बाद। और यहाँ पर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और c1 कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस सम अनदर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c2। ठीक है। Yes sir. अब y इक्वल टू लैम्डा बाई 4 एक्स स्क्वायर c1 x प्लस c2 ये बना आपका। कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये? सेकंड ऑर्डर। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट यूज हुए? 2. c1 c2। तब ये आपका रिक्वायर्ड जनरल एक्सटर्नल हमने फाइंड किया गिवन आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम का, वेयर c1 c2 आर कांस्टेंट। लैम्डा आपका कांस्टेंट नहीं है, पैरामीटर है। लैम्डा इज लैग्रांजेज मल्टीप्लायर है। ये लैम्डा क्या होता है लैग्रांजेज मल्टीप्लायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सटर्नल। यही हमें आंसर फाइंड किया हमने यहाँ पर, जो पैरामीट्रिक प्रॉब्लम गिवन थी उसका हमने एक्सटर्नल फाइंड किया। ठीक है। अगर हमारे पास इस प्रॉब्लम में यहाँ लिमिट आर्बिट्री लिमिट न होकर के, अभी लिमिट क्या गिवन है x0 टू x1, अगर लिमिट ये न होकर के हमारे पास लिमिट क्या होती 0 टू 1 सपोज इस टाइप से होती, तब वो पर्टिकुलर वैल्यू हुई। उन पर्टिकुलर वैल्यू की हेल्प से और इस कांस्टेंट कंडीशन की हेल्प से हमें आर्बिट्री कांस्टेंट फाइंड करने थे। उन यहाँ पर जो मान लीजिए 0 टू 1 होता सपोज, यहाँ भी दोनों की जो लिमिट होगी वो सेम होगी, सब्जेक्ट टू कंडीशन की भी और फंक्शनल की भी। ठीक है। अगर 0 टू 1 यहाँ होगा क्वेश्चन में, 0 टू 1 ही आपको यहाँ मिलेगा, इसको देखना हमें इसके अकॉर्डिंग ना। ठीक। तो यदि आपके पास यहाँ कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती लिमिट की, तब हम इस कांस्टेंट इक्वेशन की हेल्प लेते और आपके पास एक कंडीशन एटलीस्ट गिवन होती, उसको अप्लाई करके हम आर्बिट्री कांस्टेंट जो ये मिले हमें यहाँ पर लास्ट में, इनको फाइंड करते। तब हमें जो एक्सटर्नल मिलता वो एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल मिलता गिवन प्रॉब्लम का, और वही आपका रिक्वायर्ड एक्सटर्नल होता। ठीक है। लेकिन अभी इसमें हमारे पास जो लिमिट गिवन है वो आर्बिट्री लिमिट गिवन है यहाँ पर x0 टू x1 प्रॉब्लम में, तब आपका जो आंसर आएगा वो आर्बिट्री कांस्टेंट की टर्म्स में आएगा यहाँ पर। ये क्लियर हुआ? Yes sir. हाँ। आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा बताइए मोरली मुझे, जैसे आपने अभी पढ़ा। मतलब जिसमें हम एक्सटर्नल फाइंड करते हैं कुछ कंडीशन को लेके। हाँ, जिसमें कंडीशन सब्जेक्ट टू कंडीशन गिवन होगी आपकी, और उसमें हमें एक्सटर्नल फाइंड करना होगा वेरिएशनल प्रॉब्लम का, तब उसमें सबसे पहले हम लैग्रांजेज मल्टीप्लायर मेथड का यूज करते हैं। और लैग्रांजेज मल्टीप्लायर मेथड में सबसे पहले हम एक लैग्रांजेज मल्टीप्लायर फंक्शन डिफाइन करते हैं। और लैग्रांजेज मल्टीप्लायर फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होता है यहाँ पर जो फंक्शनल गिवन होगा, और सब्जेक्टिव कंडीशन में जो फंक्शनल गिवन होगा, उन दोनों को एक आर्बिट्री पैरामीटर लैम्डा जिसे लैग्रांजेज मल्टीप्लायर बोलते हैं उसकी हेल्प से ऐड करके एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास फंक्शनल ये बना कैपिटल H। इस H के लिए हम जो नेसेसरी कंडीशन है एक्सटर्नल के लिए वो अप्लाई किया हमने, और फिर इसको आप सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने के बाद में आपका आंसर आर्बिट्री कांस्टेंट की टर्म्स में आएगा। लेकिन अगर कंडीशन आपके पास लिमिट आपकी पर्टिकुलर गिवन है, तब आप सब्जेक्ट टू कंडीशन का यूज करेंगे, उन लिमिट्स का यूज करेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग बाउंड्री कंडीशन गिवन होगी एटलीस्ट 1, और दोनों का यूज करके कांस्टेंट फाइंड करेंगे, तब हम प्रॉब्लम का आंसर फाइनली हमें फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है।